तो भैया चालू करेंगे आज पढ़ेंगे एनिलीन को। एनिलीन को हिंदी में भी एनिलीन कहते हैं। फॉर्मूला होता है C6H5NH2। वैसे भी इसके और भी नाम हैं, इसका और भी नाम पढ़ते तो देखो, इसका नाम पढ़ लेते फेनिल और इसका नाम पढ़ते एमीन, तो एक और नाम हो जाता फेनिल एमीन। और बेटा आप C6H5 लिखें या उसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख लें और साथ में NH2 लगा दें। हमने इस फॉर्मूले को स्ट्रक्चर के रूप में इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत जगह पर अभिक्रियाओं पर आपको ये रूप नहीं बल्कि अभिक्रिया में से पदार्थ का ये फॉर्म देखने को मिलेगा, और क्योंकि ये फॉर्म देखने को आपको मिलने वाला है इसलिए दोनों ही प्रकार के सूत्र लिखे गए वहां। अब सबसे पहला काम हम करेंगे, लिखेंगे कि निर्माण की विधियां लिखनी है, एनिलीन कैसे बनाया जा सके। तो एनिलीन को बनाने की कई विधियां हैं, उनमें से सबसे पहले नंबर पर चलते हैं और इस बात को पढ़ते हैं। अगर आपको प्रयोगशाला में एनिलीन बनाना हो तो आप क्या करेंगे? देखो एनिलीन को बनाने की प्रयोगशाला विधि बिल्कुल ही आसान है, ध्यान रखना इस बात को। आपको सबसे पहले लाना है नाइट्रोबेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5NO2। इसको आप बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। और बेटा इस नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया करवानी होती है 6 मोल नवजात हाइड्रोजन से। और जानते हैं 6 मोल नवजात हाइड्रोजन कहां से प्रोड्यूस होता है? SN और HCl से। SN HCl से ये 6 मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। अगर अभिक्रिया भी होगी 6 मोल से तो आप सभी इस बात को जान चुके हो कि 2 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 मोल तो हाइड्रोजन आइटम ऐसा होना चाहिए जो ऑक्सीजन के 2 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके जल बना सके। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बन जाएगा 2H2O। अब देखते हैं क्या बचता है। तो मेरे पास बचा है C6H5N। ध्यान से देखोगे तो 2 O तो निकल ही जा चुके हैं, 6H में से 4 O चले गए, सॉरी 6H में से 4H चले गए, 2H बचे हैं, तो मैं 2H इसी के साथ लिखे देता हूं और आपने एनिलीन बना लिया। अच्छा एक और बात है कि अगर आपसे प्रयोगशाला विधि कहता है तो यह विक्रिया लिख कर आते हो। अगर आपसे कह देता है कि औद्योगिक विधि लिखिए, या ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि औद्योगिक विधि द्वारा एनिलीन का निर्माण करिए, बेटा औद्योगिक विधि में से प्रयोगशाला विधि से कोई खास अलग नहीं है। देखो कैसे विक्रिया होगी। आपको नाइट्रोबेंजीन ही लेना है और इस बार भी आपको 6 मोल नवजात हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन इस बार 6 मोल नवजात हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए आप SnHCl का प्रयोग नहीं करोगे बल्कि इसकी जगह पर एक दूसरे उत्प्रेरक का यूज करोगे, FeHCl। आप इस उत्प्रेरक का प्रयोग करने वाले हो और इस उत्प्रेरक की सहायता से 6 मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करोगे। और उन 6 मोल में से होगा क्या कि 4 मोल तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाकर तैयार करेगा 2H2O, और बेटा बाकी का बचा 2 मोल नवजात हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जगह पर रुक जाएगा तो बनकर तैयार होगा C6H5NH2। और मुझे तो ये लगता है कि ऊपर वाली रासायनिक अभिक्रिया और नीचे वाली रासायनिक अभिक्रिया में कोई खास अंतर थोड़ी है। अच्छा अंतर जान पा रहे हो किस बात का है? केवल उसमें SnHCl लिख गया तो प्रयोगशाला विधि हो गई, FeHCl लग गया तो ये कौन सी विधि हो गई? औद्योगिक। इन दोनों में से अभिक्रियाएं सेम है, आपको उत्प्रेरक में थोड़ा सा याद रख लेना है, बाकी चीज तो सब साधारण ही चल रही हैं। तो इन 2 विधियों से तो आपने बनाकर ही तैयार कर लिया। नेक्स्ट नंबर और देखो आते हैं, एक और लिखा है, कहता है क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से क्या किसी को क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला मालूम है? तो भैया क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला आएगा तो आप लिखोगे C6H12
H5 और सिंगल बॉन्ड के साथ Cl, और आप सिंगल बॉन्ड नहीं भी लगाते तो भी हमें पता होता सिंगल बॉन्ड है। और बेटा इसकी अभिक्रिया करवानी है अमोनिया से, और भी याद रखो अमोनिया से अभिक्रिया करवाओगे ZnCl2 की उपस्थिति में। अब देखो अभिक्रिया का तरीका क्या है, एक Cl एक H को लेकर अलग हो जाएगा। अगर एक H एक Cl को लेकर अलग हो जाता है तो पहला पदार्थ क्या बनकर तैयार होगा, HCl, और दूसरा सब्सटेंस देख लिया जाए। दूसरा सब्सटेंस बनेगा C6H5, और बेटा Cl तो जा चुका था तो Cl की जगह तो खाली हो गई, और उस खाली जगह पर यहां पर बचा हुआ है NH2। बचा तो था NH3, लेकिन एक H तो Cl के साथ चला गया था तो उसने बना लिया था HCl। तो इस प्रकार से ये है क्लोरोबेंजीन, और बेटा इसका नाम है एनिलीन। इसका नाम सभी जानते हैं इसलिए अभी इसका नाम नहीं लिख रहे, और नहीं तो भैया उसका भी नाम लिख लिया जाता, ऐसा कोई प्रॉब्लम थी नहीं। जो अपने यहाँ ज्यादा पूछी जाने वाली विधियों में से कहता है फिनॉल से एनिलीन को कैसे बनाकर तैयार करोगे। अच्छा, फिनॉल के फॉर्मूला सभी जानते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, और इसकी भी अभिक्रिया अमोनिया से ही करवानी है। अच्छा, अमोनिया से अभिक्रिया करवाओगे, अमोनिया को देखो कैसे लिखते हैं, अमोनिया का एक H आगे कर लिया, बाकी NH2 लिख दिया। देखो अभिक्रिया में तरीका लगभग वैसा ही है, अमोनिया को थोड़ा सा ऐसा कर लिया कि NH2 एक साथ लिख लिया, H को थोड़ा सा अलग कर लिया। जानते हो H को अलग क्यों कर लिया, ताकि H जो है वो OH को लेके अलग हो सके, और उत्प्रेरक के रूप में रहेगा कॉपर का ऑक्साइड, और बेटा जो OH है वो अभिक्रिया करके अलग हो जाएगा H के साथ, तो पहला पदार्थ बेटा बनकर तैयार होगा H2O। अच्छा, H2O साइड प्रोडक्ट है, अगर आप अभिक्रिया में इसको नहीं भी लिखते हो चलेगा आपका, लेकिन आगे जो बचे उसको लिख लिया जाए C6H5, और बेटा मैंने C6H5 यहाँ छोड़ा था और यहाँ बचा था NH2, तो इस प्रकार से यह कंपाउंड बनकर तैयार होता है। एक और भी विधि याद रखोगे, देखो ये विधि नाम से काफी ज्यादा फेमस है, स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस है, इसको ध्यान से देखेंगे। स्मिट अभिक्रिया से अगर आपको एनिलीन को बनाना है तो सबसे पहला तो आपको पास देखो क्या क्या होना चाहिए। आपके पास सबसे पहले होना चाहिए C6H5COOH। जानते इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड होना चाहिए, और बेंजोइक एसिड पर आप अभिक्रिया करवाते हो N3H की। अब कहोगे सर ये N3H तो नाम इसके पहले ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, इसका नाम है हाइड्रोजोइक एसिड। देखो इसका भी नाम लिखे लेते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड। और बेटा एक बात और याद रखना कि तीर के निशान के ऊपर उपस्थित रहेगी कंसंट्रेटेड H2SO4। वैसे भी इस अभिक्रिया में ध्यान रखना, ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें तीनों पदार्थ अर्थात दोनों अभिकारक और उत्प्रेरक अम्ल होते हैं। देखो बेंजोइक एसिड अम्ल, हाइड्रोजोइक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और जब इनकी अभिक्रिया होती है, देखो अभिक्रिया कराने का तरीका देखो कैसा है। सबसे पहले तो बेटा ये पार्ट टूटकर अलग हो गया, तो टूटकर अगर अलग होगा तो ये भाग बनाकर तैयार करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बना ही बना, यहां से टूटकर अलग हुआ N2, तो बेटा यहां मैं N2 लिखे लेता हूं। अब मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखना, C6H5 और बेटा ध्यान देना CO2 वाला पार्ट तो अलग ही हो गया था, N2 भी अलग हो गया था, एक N बचेगा और दो बचेंगे H।
तो इसको ऐसे लिख सकते हो NH2 इस प्रकार से। अच्छा, इसको एनिलीन कहते हैं, इसको कहते हैं नाइट्रोजन गैस और इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि नाम लगभग उधर लिखे हुए सारे पदार्थों के आप जानते हो, इसलिए हमने इनके अब नाम नहीं लिखाए। इसका एनिलीन है, ऐसा आप पढ़ चुके हो। नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी गैसें हैं जिनका नाम लगभग सभी को पता होता है, और क्योंकि लगभग सभी को पता होता है इनके नाम बताते नहीं भैया। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पर। अगले नंबर पर बोलता है, कहता है एक और अभिक्रिया थी, नाम की ही अभिक्रिया को ले लेते हैं। अभिक्रिया का नाम है कार्बिल। अब देखो ये अभिक्रिया कई बार आ चुकी है। अब अगर ये अभिक्रिया आपको ना है तो फिर बड़ी परेशानी उत्पन्न होने वाली है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया को आपने कई बार पढ़ा, 2 बार तो मेरे ख्याल से इसके पहले पढ़ ही रखा है, आज तीसरी बार है, और आज लेकिन है बेंजीन के फॉर्मूले पर। देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं C6H5CONH2 बेंजनामाइड। और बेटा बेंजनामाइड की अभिक्रिया आपको करवानी होती है Br2+4KOH से। अगर आपको अभिक्रिया पुरानी थोड़ी सी भी याद होगी तो मैंने आपको यह बताया था कि जैसे ही लेफ्ट साइड पे Br2 और 4KOH लिखा मिल जाए, आप राइट साइड पर कुछ पदार्थों को तो अपने मन से लिख डालो। कौन कौन से पदार्थों को लिख डालो? एक तो लिख डालो 2KBr को, एक और पदार्थ लिख डालो K2CO3 को, और भी अगर लिखना चाहो तो एक पदार्थ और लिखा जा सकता है 2H2O। हाँ 2H2O। इतना पदार्थ तुम्हें बिना देखे लिख डालना है। अच्छा इधर क्या है, ये वाला पदार्थ नहीं देखेंगे, केवल इतना भाग देखेंगे। जैसे ही इतना भाग दिखाई पड़ा हमने इतनी बातें तो पहले से लिख ली। लास्ट में तुमको करना क्या है कि भैया इस बीच वाले CO को हटा देना है, कंपाउंड की अभिक्रिया पूरी हो गई। बीच वाले CO को हटाओगे तो C6H5 और NH2। अच्छा इसका नाम पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम कार्बोनेट है, और लास्ट वाले का नाम तो हम भी नहीं जानते क्या है। उसका नाम अपना अगर कठिन लगे तो लिख लेना, ठीक है, सरल लगे तो छोड़ देना फिर उसका नाम। अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगली अभिक्रिया है, कहता है फेनिल। हाँ बेटा, अरे हाँ यार, ये बेटा इसका नाम चेंज कर लो। जानते हो ना ये अभिक्रिया कौन सी है? हाफमैन। हाफमैन ब्रोमेमाइड। कार्बिल एमीन अभिक्रिया तो थी जिसमें आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता था, विषैला पदार्थ बनता था। तो इसको बेटा थोड़ा सा सही कर लेना, फेनिल आइसोसाइनाइड से, आइसोसाइनाइड से। अब देखो फेनिल आइसोसाइनाइड से कैसे बनाओगे? फेनिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला है C6H5NC। और बेटा फेनिल आइसोसाइनाइड से बनाने के लिए आपको जल लेना पड़ता है, पानी, और आपको बेटा जल लेना पड़ता है 2 मोल। और जल को देखो लिखने का तरीका कैसा है, HOH लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हमें अभिक्रिया आसान लगने लगेगी। अभिक्रिया आसान कैसे लगेगी? देखो ये पदार्थ टूटकर अलग हो जाएगा। अगर C 2 OH के साथ जुड़ेगा तो देखो लिखने का तरीका HCOO और HCOOH। और मैं देखता हूं मेरे पास बचता क्या है, तो मेरे पास बचता है C6H5 और ब्रैकेट के बाहर रखे हुए 2H, C6H5N और ब्रैकेट के बाहर 2 रखे हुए H। तो अच्छा इसका नाम जानते हो क्या है? इस केमिकल कंपाउंड का नाम है
फॉर्मिक एसिड। अच्छा, एक और नंबर लिखेंगे, देखो कहता है फेनिल आइसो साइनेट से। अब फेनिल आइसोसाइनेट की बात होगी, देखो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, C6H5NCO। आइसोसाइनाइड का है तो NC पर फॉर्मूला खत्म, आइसोसाइनेट बोल देता है तो NCO पर फॉर्मूला खत्म। और दोनों की अभिक्रिया तकरीबन एक जैसी थी, हम इस पर अभिक्रिया करवाएंगे KOH की। अब देखो KOH की अभिक्रिया का तरीका कैसे है, ये CO अभिक्रिया करेगा 2 K और 2 O से। अब देखो इतने बीच वाले भाग पर पदार्थ क्या बनेगा, K2C और O टोटल कितने हो जाएंगे, 3। तो पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा K2CO3। और बेटा इसके बाद मैं देखता हूं तो मेरे पास C6H5N और यहां बाहर लिखे 2H, तो C6H5N और बाहर लिखे हुए 2H, तो एनिलीन बन गया, ये पोटेशियम कार्बोनेट हो गया। और बेटा अब तो जगह भी नहीं बची है, एक काम करो इसको जल्दी से नोट करो और फिर आगे की रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं। और इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा एनिलीन ही बनाया गया है। हाँ, इसको सही कर लिया है ना, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है। और हमसे धोखे से निकल गया भैया ये बात कि ये तो आइसोसाइनाइड अभिक्रिया है या कार्बिलेमीन अभिक्रिया है, जबकि कार्बिलेमीन अभिक्रिया को भी लिखेंगे लेकिन रासायनिक गुण में। इसको जल्दी से नोट करो। अगर ये अभिक्रिया हो गई है तो ये वाली अभिक्रिया हुई है क्या, ग्रिगनार्ड। अब ये नहीं हुई है, तो भैया ये अभिक्रिया क्योंकि नहीं हुई है, इस अभिक्रिया से बनवा लेते हैं। देखो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाते कैसे हैं। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला लेते हैं C6H5MgBr। और बेटा आप MgBr ना लेना चाहो तो बेटा आप MgCl को ले सकते हो, Cl ना लेना चाहो तो आयोडीन को ले सकते हो। कोई भी एक अवयव आपको इसमें इस्तेमाल कर लेना है और अभिक्रिया करवानी है आपको क्लोरेमीन से। और क्लोरेमीन का फॉर्मूला होता है NH2Cl, एमीन इसको और क्लोरीन के कारण क्लोरेमीन। तो नाम याद रखोगे थोड़ा सा इसका नाम है क्लोरामीन। और बेटा अभिक्रिया होगी, आधे से ज्यादा बच्चे पहले से ही जान गए कि सर जी Mg को किसके साथ जोड़ देंगे, Cl के साथ। अगर MgCl के साथ जुड़ जाएगा पहला ही पदार्थ बनाकर तैयार करेगा MgCl2। अब मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है, C6H5NH2। तो एक अभिक्रिया तो भैया इसको याद रखना, उसको मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं। देखो एक अभिक्रिया और है, कहता है सोडामाइड से। देखो इस बात को याद रखना, सोडामाइड से अभिक्रिया होगी तो कैसे बनेगा। सबसे पहले इसके लिए आपको लेना होगा ब्रोमोबेंजीन C6H5Br। और सोडामाइड की बात करेगा तो सोडामाइड का फॉर्मूला होता है NaNH2। देखो इसका नाम लिखे देते हैं, इसका नाम है सोडामाइड। और इसका नाम तो जानते ही हो, लॉ लिख दें ब्रोमोबेंजीन। जान गए ना नाम इसका भैया। इनकी अभिक्रिया करवा लेते हैं। क्या होगा कि Na अभिक्रिया करेगा Br से। अगर Na Br से अभिक्रिया करेगा पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा सोडियम ब्रोमाइड और इसके बाद बनकर तैयार होगा C6H5NH2। तो इसके बाद बनकर तैयार हो रहा है C6H5NH2 और इसका नाम लिख लेना बेटा
इसका नाम है सोडियम ब्रोमाइड। वैसे सोडियम क्लोराइड जिस प्रकार से NaCl को आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaBr को ठीक उसी प्रकार अगर आप बोलें तो आप इसको सोडियम ब्रोमाइड बोल सकते हैं। अगली अभिक्रिया पर आ जाते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्या कहता है, आपको बेंजीन का हाइड्रोक्सिल एमीन लेना होगा। तो बेंजीन का हाइड्रोक्सिल एमीन देखो कैसे लेते हैं। बेंजीन का हाइड्रोक्सिल एमीन कह रहा तो C6H5 होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल कह रहा तो OH होना चाहिए, एमीन कह रहा है तो साथ में NH होना चाहिए। बेंजीन हाइड्रोक्सिल और NH होता है, इसलिए उसका नाम क्या डाल दिया, एमीन। तो बेंजीन हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला आपने लिख रखा है। अब भैया जल्दी से ही इस अभिक्रिया को कंप्लीट करवाते हैं। अच्छा कोई कहेगा सर जी ये अभिक्रिया में हाइड्रोक्सिल एमीन वगैरह लगा रहे, जो कि एमीन तो हमने NH2 वगैरह को पढ़ा है। ध्यान से देखो वही लिखा है, इसको हटाएं। अच्छा ये एमीन है कि नहीं है, फेनिल एमीन। एमीन से ही एक काम किया गया कि एक H को कम किया गया, उसकी जगह पर क्या लगा दिया गया, OH। तो एमीन के सूत्र से ही बना है, इसलिए बेंजीन हाइड्रोक्सिल एमीन इस प्रकार से नाम पढ़ना। अगर कभी लगे भी कि सर जी ऐसा कैसे कर दिया, तो भैया इस बात को याद रखो, लिखा तो ये NH2 था लेकिन H को हटा के OH लगा दिया गया, इसलिए हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया है। तो इसका नाम लाओ लिख दी, इसका नाम है बेंजीन हाइड्रोक्सिल एमीन। और बेटा इसका आपको करवाना है अपचयन। और यार अपचयन के लिए तो बहुत सारी चीजें लिख रखा था कि हम उत्प्रेरक के लिए या तो LiAlH4 यूज करेंगे और या तो ऊपर यूज करेंगे Na + C2H5OH। तो मैं तो क्या सोचता हूं LiAlH4 को इस्तेमाल कर लेते हैं, ये नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके आपको देगा। 4 मोल देता, देखो ऐसा भी है 4 मोल देगा, इसका मतलब ये थोड़ी जरूरी है कि 4 मोल ही पदार्थ को लेना ही पड़ेगा। वो कोई भी पदार्थ कितनी भी नवजात ऑक्सीजन दे देता है, लेकिन यौगिक को जितनी जरूरत होगी वो उतना ग्रहण करेगा और बाकी को क्या कर देगा, छोड़ देगा। भाई ग्रहण तो उतना ही पदार्थ करेगा जिसका उतनी डिमांड है। इसके पास 2 की डिमांड है कि 2 की अभिक्रिया दिखा देंगे। तो बेटा 2 अभिक्रियाओं से होगा कैसे, एक H इस OH से अभिक्रिया कर लेगा, H जब OH से अभिक्रिया कर लेगा, OH जब H से अभिक्रिया कर लेगा, पहला पदार्थ तो बनकर तैयार होगा H2O। अच्छा 2 में से एक H ने तो OH से अभिक्रिया कर ली, अब हमारे पास बचता क्या है, C6H5NH तो था ही, एक H यहां से भी तो मिलेगा, तो बन जाएगा NH2। इस बात से परेशान कभी मत होना। देखो किस बात से, कि ये 4 मोल देगा तो हम 4 मोल लिख के मानेंगे, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। हम कहते हैं 4 मोल देगा या 40 मोल देगा, पदार्थ तो उतने ही नवजात हाइड्रोजन को लेगा जितना उसकी क्षमता है, बाकी के नवजात हाइड्रोजन को क्या कर देगा, छोड़ देगा, वो जाने देगा। तो इस बात से आप परेशान ना हो कभी कि 4 मोल दे रहा था, 6 मोल दे रहा था। हाँ ये है, जो ज्यादा नवजात हाइड्रोजन देता है वो रिएक्शन को तेजी से कंप्लीट करवाता है, और जो कम मात्रा में नवजात हाइड्रोजन देता है उसके द्वारा कराई गई अभिक्रिया का वेग भी धीमा होता है। तो ये थोड़े से डिफरेंस आ सकते हैं दोनों में, बाकी कोई डिफरेंस है नहीं ज्यादा। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं डाई एजो बेंजीन से। अब देखो ये जो कुछ अब अभिक्रियाएं आ रही हैं, ऐसी अभिक्रियाएं आपने पढ़ी नहीं थी इसके पहले। अब डाई एजो बेंजीन बनेगा कैसे, देखो, या ऐसे भी लिख सकते हैं डाई एजो डाई बेंजीन, वो भी लिखते, वो भी सही था। अब डाई एजो बेंजीन या डाई एजो डाई बेंजीन होता कैसा है,
इस बार स्ट्रक्चर फॉर्मूले पर बना के दिखा देते हैं। बहुत देर हो गया C6H5, अब C6H5 तो जी भी उब गया है। देखो डबल बॉन्ड N, अरे तुमको अगर परेशानी हो तो देखो हम पढ़ के सुना दें। इसको C6H5 लिख लेना, N डबल बॉन्ड N, और फिर इसको लिख लेना C6H5। बात वही लिखी, स्ट्रक्चर फॉर्मूले पे लिख गया। अब कहो कि जो इतना बड़ा हथियार जैसा पता नहीं क्या बना दिया। अरे भैया कुछ भी नहीं है। अब देखो इसका भी तुमको अपचयन ही करवाना है, और अपचयन करवाने के लिए इस बार मैं उत्प्रेरक को थोड़ा सा बदले देता हूं। वैसे तो मैं यही उत्प्रेरक यूज कर सकता हूं, लेकिन आप उत्प्रेरक को बदल भी सकते हैं। क्यों, दोनों उत्प्रेरक याद रहेंगे। इस बार उत्प्रेरक Na प्लस C2H5OH एथेनॉल और सोडियम का मिक्सचर यूज करेंगे। एथेनॉल जब सोडियम में मिलाया जाएगा, या सोडियम धातु के टुकड़े को जब एथेनॉल में डाला जाएगा, सोडियम धातु का टुकड़ा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाएगा। तो ये हाइड्रोजन गैस रही, और ये हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया करेगी। यहां जानते हो हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया कैसे करेगी, इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। जो 4 H हैं उनको 2-2 में बंटवारा होगा। अच्छा ये बात तो जान पा रहे हो ना कि अगर 4 हाइड्रोजन है तो 2 इधर मिल रहे हैं और 2 यहां मिल रहे हैं, उसका रीजन क्या है भैया? बॉन्ड भी कितने टूटे हैं? 2, तो नुकसान भी 2 का हुआ है, तो भरपाई भी कितने से हो? 2 से। अच्छा क्या कहते हो इधर की तरफ क्या बचा है? बेंजीन रिंग NH2, बेंजीन रिंग NH2 एनिलीन ही तो है, और यहां भी तो बेंजीन रिंग के साथ NH2 है, तो 2 बार आप इस पदार्थ को लिख सकते हो। चलो इस बेंजीन रिंग को देखो सीधा करते हैं, ऐसा इसको सीधा करते हैं। मैं हर एक प्रकार के फॉर्मूले लिखे देता हूं, काहे से बाद में आपके दिमाग में ये ना है कि ये पदार्थ कौन सा था सूत्र। अब जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया कि ये पता नहीं एनिलीन का है क्या, हाँ भैया एनिलीन का ही है। इस सूत्र को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पर रोटेट करोगे, आपको ये सूत्र ऐसा ही दिखने लगेगा। तो एनिलीन का फॉर्मूला वो भी है, और इसका नाम तो एक तो डाईएजोबेंजीन लिखा था, इसका नाम ऐसे ही बोल सकते थे। देखो मैं लिख भी देता हूं, डाई बेंजीन। डाई एजो का मतलब 2 बार, डाई का मतलब 2 बार, एजो का मतलब नाइट्रोजन, और डाई का मतलब 2 बार, और बेंजीन का मतलब बेंजीन। तो 2 बार नाइट्रोजन के साथ कितनी बार बेंजीन जुड़ा है? 2 बार बेंजीन। अच्छा एजो क्यों कह दिया भैया? नाइट्रोजन को जो सबसे पहला इस दुनिया में नाम था, वो नाइट्रोजन का सर्वप्रथम नाम जो था वो एजोट था। देखो ये जगह है, और ये जगह खाली जानते हो क्यों छूटी है? क्योंकि इस जगह हम लोगों को पढ़ना है। देखो एक चीज देखो, सुनो, जब पहली बार इस पदार्थ की खोज हुई तब हम इसका नाम नहीं जानते थे। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा पहली बार फाउल। अच्छा जानते हो फाउल क्यों रखा? सुनो, अगर इतिहास सुना चाहते हो पुराना वाला तो सुन लो, और नहीं सुनना चाहते तो हम सुनाएंगे भी नहीं, सुना देते हैं। यह पाया गया कि वायुमंडल जो है वो मुख्य रूप से 2 गैसों द्वारा बना है। तो वैज्ञानिकों ने इस बात पर रिसर्च जारी कर दी, आखिर वायुमंडल जो है ये 2 अगर प्रमुख गैसों से बना, मैं ये नहीं कहता कि और गैसें होती नहीं, 2 प्रमुख गैसों से बना है। उसमें से पहली गैस का नाम था प्राणवायु। जानते हो जो पहली गैस का नाम प्राणवायु था, आज के समय में उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। उस समय में इसका नाम क्या था? प्राणवायु। वैज्ञानिकों के दिमाग में यह बात आई कि ये तो एक तो प्राणवायु है, दूसरी गैस भी जो होगी शायद वो भी ऐसी गैस हो जो श्वसन क्रिया में सहायक हो, आखिर मनुष्य को जीवन प्रदान करने में सहायक हो। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने उस नई गैस की खोज की, उनको ये बात जल्द ही पता चल गई कि जो प्राणवायु के साथ दूसरी गैस है, अर्थात जो ये गैस है, ये गैस श्वसन क्रिया में सहायक नहीं है। तो क्योंकि ये गैस श्वसन क्रिया में सहायक नहीं है, उस समय के टाइम पर यह माना गया कि ये गैस तो बिल्कुल बेकार क्वालिटी की है, कोई फायदा ही नहीं इसका। और बताओ इसकी खोज में हम लोगों ने तो बहुत भारी नुकसान सह लिया।
और अपना ही बहुत भारी नुकसान होने के कारण इस गैस का नाम क्या रखा गया? फाउल। फाउल जानते हो जब किसको कहते हैं? जब आप कोई गेम खेल रहे होते हो और आप अपना ही नुकसान कर देते हो, मेहनत तो बहुत करते हो और एट लास्ट आपको पता चलता है कि अपना ही नुकसान कर डाला है, तब आप कहते हो यार फाउल हो गया है। तो बेटा फाउल ये भी हो गया था, क्योंकि उन्होंने इस बात के लिए इतनी रिसर्च की थी कि जो गैस मिलेगी वो श्वसन क्रिया में सहायक होगी, मानव को जिंदा रखेगी, अच्छा करेगी। लेकिन जल्दी ही उनको पता चला कि भैया गैस तो ये श्वसन क्रिया में सहायक ही नहीं, उन्होंने इसका नाम फाउल रख दिया। लेकिन कुछ वर्षों बाद इसी गैस के नाम को चेंज किया गया, यहां नीचे लिख दे क्या, और इसका नाम रखा गया एजोट। एजोट का अर्थ होता था जीवन रहित। जीवन रहित का मतलब जानते हो? जीवन में इसका कोई भी यूज नहीं है। तो जो ये वाली गैस थी जिसका नाम फाउल था, उसका दूसरा नाम रखा गया एजोट, जिसका अर्थ होता है जीवन रहित। और अगर हम अपने फॉर्मूले पर चलें तो ये जो एजो लगाया गया है, एजो एजोट से ही लिया गया है, इसलिए नाइट्रोजन को उसने क्या लिख लिया है? एजोट। अच्छा, कुछ दिन बाद इस बात का निर्धारण हो चुका कि जो भी गैस आपने फाउल कही थी, एजोट कही थी, अब आज के आधुनिक युग में इसका नाम क्या बताया जाए? नाइट्रोजन। तो इस बात को ध्यान रखना है, नाइट्रोजन अपने पिछले 2 नामों को बदलकर तीसरे नाम पर आया है। अच्छा, उधर जो एक और गैस थी प्राणवायु, उसने भी तो अपना नाम चेंज कर लिया, और जानते हो उसका नाम चेंज होकर आधुनिक रसायन विज्ञान के युग में हम क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीजन। उसके भी नाम के पीछे एक स्टोरी है, लेकिन उसके नाम की स्टोरी जो है वो किसी और दिन करवा लेना, ठीक है? याद दिलाना, फिर वो निपटाया जाएगा उसको भी। तो डाई एजो बेंज, ये तो बात समझ गए ना, डाई एजो काहे नाम पढ़ा गया? एजो पढ़ा जाता है नाइट्रोजन को, और क्योंकि हमको इस बात को पहले से ही नॉलेज था कि नाइट्रोजन का ही एक नाम एजोट है, तो वहां से लिया गया डाई एजो बेंजीन। तो ये जो आपके सामने रासायनिक अभिक्रियाएं लिखी थी, इन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा आप एनिलीन का निर्माण कर सकते थे। अब आ जाते हैं एनिलीन के भौतिक गुणों पर। तो देखो यहां से लिखेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहला नंबर एनिलीन एक रंगीन। वैसे तो आपने पहले भी इस बात को पढ़ रखा था कि जितने भी एमीन कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे एमीन कंपाउंड जो होते हैं वो उनका कोई कलर नहीं होता, वो रंगहीन ही होते हैं। तो इस बात को याद रखोगे, एनिलीन एक रंगहीन, और पूछेगा कुछ विशेषता तो द्रव पदार्थ है। लेकिन इस पर एक स्टोरी और भी है, उसको भी ध्यान रखना। क्या है, मैं इसी के आगे लिखा देता हूं। देखो, परंतु, अब ये परंतु जो है ये आगे लिखे हुए सेंटेंस का विरोध कर देता है। जब भी कभी किसी लाइन पर परंतु आ जाए, इसका मतलब है कि ये जो आगे लाइन है इसका एक विरोध भी है। तो मैंने परंतु लिखा और इस लाइन का विरोध करते हैं। परंतु वायु में खुला रखने पर, वायु में खुला रखने पर एनिलीन का रंग भूरा पड़ जाता है। तो देखो, पुरानी वाली बात का, जो पहली वाली लाइन का इसने विरोध कर दिया कि रंगहीन तो है, लेकिन गड़बड़ी यह है कि इसका विरोध भी हुआ है कि ये भूरे रंग का भी पड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ लेता है कि एनिलीन को रखा रहने पर, वायु में खुला छोड़ देने पर इसका रंग भूरे रंग का हो जाता है, क्यों? तो उसका बेटा कारण भी देखो इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है।
ऑक्सीकृत हो जाने के कारण, ऑक्सीकृत हो जाने के कारण। तो ये ब्रैकेट वाली बात याद रख लेना कि अगर कोई पूछे आखिर क्यों ऐसा लिख दिया तुमने, तो बताओ क्योंकि वायु के संपर्क में आकर एनिलीन जो है वो ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर भैया उसका रंग जो है वो बदल जाता है। सेकेंड नंबर पर आ जाते हैं। एनिलीन एक दुर्बल क्षार है। अच्छा, एक बात और याद रखोगे, एनिलीन दुर्बल तो क्षार है ही, एनिलीन की जल में घुलनशीलता बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर। इसकी जल में घुलनशीलता, अच्छा कोई ऐसा भी लिख सकता है विलेयता, विलेयता का भी मतलब घुलनशीलता होती है। जल में इसकी घुलनशीलता, इसकी जल में घुलनशीलता बहुत कम होती है। तो एक बात को और याद रखोगे, अगर एनिलीन के विषय में पूछता है इसकी जल में घुलनशीलता कैसी होती है, आप बताओगे इसकी जल में घुलनशीलता बहुत कम होती है। हाँ, इसका भी रीजन लिख लेते हैं। तो अगर रीजन पूछेगा जल में क्यों कम घुलता है, तो बताओगे द्रव विरोधी, अब यही लिख दें क्या नीचे, द्रव विरोधी, चलो इधर से लिखते हैं, द्रव विरोधी भाग, द्रव स्नेही भाग की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अधिक प्रभावी होता है। तो ये बताओगे जो द्रव में विरोध करने वाला भाग है, जो जल के साथ घुलने का विरोध करने वाला भाग है, वो ज्यादा प्रभावी है और जल में घुलने वाला भाग कम प्रभावी है। तो क्योंकि जल में घुलने वाला भाग कम प्रभावी है, इसलिए भैया ये जल में पदार्थ को घुलने भी कम देगा, अर्थात इसकी जल में घुलनशीलता होती है बहुत कम। तो एक काम करोगे, इसको जल्दी से नोट कर लो फिर, और इसके रासायनिक गुण भी हैं, कुछ पढ़ लिए जाए उसको। तो भैया हेडिंग पड़ गई है, कहता है केमिकल नेचर ऑफ एनिलीन। जानते हो रासायनिक गुण को केमिकल नेचर भी बोल सकता है, और रासायनिक गुण को केमिकल कैरेक्टर भी बोल सकता है, और रासायनिक गुण को केमिकल बिहेवियर भी बोल सकता है। तो रासायनिक गुण को बोलने के कई तरीके हैं, लेकिन केमिकल कैरेक्टर में सबसे पहले हम अभिक्रिया करवाएंगे एनिलीन की अम्ल से। और कौन कौन से अम्ल से अभिक्रिया होती है इसको समझना, ना आए अभिक्रिया तो बताना, क्योंकि अभिक्रिया इसकी बहुत खतरनाक है। तो हम सबसे पहले इसकी अभिक्रिया पढ़ेंगे अम्लों से। अच्छा, एक बात तो कंफर्म है, क्योंकि एनिलीन क्षार है, अगर ये अम्लों से अभिक्रिया करता है लवण तो बनाकर ही तैयार करेगा, क्योंकि क्षार पदार्थ अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। और अपने कोर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से अम्ल से एनिलीन की अभिक्रिया आ सकती है, इस बात को देखते हुए मैं 2-3 अभिक्रिया यहां लिखता हूं। सबसे पहले तो देखो एनिलीन की अभिक्रिया लिखेंगे ये C6H5NH2। और जब कभी भी अम्ल से अभिक्रिया आ जाए तो ऊपर का लोन पेयर दिखाना मत भूलना। और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। क्या कहते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पे H पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव। और इस बात को सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये हाइड्रोजन को अपने पास खींचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। जानते हो अगर हाइड्रोजन को अपने पास खींच लेगा तो बनेगा क्या, C6H5NH3। और इस टोटल पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और बेटा लास्ट में कौन सा चार्ज रखा हुआ है, Cl।
माइनस। अब एक बात को ध्यान दो, इसका फायदा तुमको आगे मिलेगा 2 मिनट बाद। इस आयन को कहते हैं एनिलीनियम। ध्यान रखना, इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए आयन को कहते हैं एनिलीनियम, और बेटा बाहर लिखे हुए Cl- को कहते हैं क्लोराइड। अब थोड़ा सा जरा सुन भी लेना, एनिलीनियम क्यों कहा जाता है। जब भी कोई एटम का ग्रुप या एटम पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है, बेटा नाम के लास्ट में उसके ईएम जोड़ दिया जाता है। जैसे एक सूत्र मैं तुमको पढ़ के सुना देता हूं, NaCl, जानते हो इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। लास्ट में ईएम लगा है ना, क्योंकि सोडियम कौन सा चार्ज कंटेन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो सोडियम लास्ट में क्या लगा दिया, ईएम। जानते हैं एक फॉर्मूला और था NH4 पॉजिटिव चार्ज Cl, क्योंकि NH4 पर पॉजिटिव चार्ज था, इसको कहते थे अमोनियम। तो जब भी कोई ग्रुप या एटम पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है, नाम के लास्ट में उसको क्या बोल देते हैं, ईएम। अब जरा ध्यान से देखो, सूत्र तो लगभग एनिलीन का ही है, और एनिलीन के सूत्र में हाइड्रोजन बढ़ा हुआ है, प्रोटॉन, और पॉजिटिव चार्ज लगा है। तो एनिलीन को हमने इसी कारण से नाम दिया एनिलीनियम। अब कहोगे सर जी इसका इतना डिटेल में क्यों बताया, क्योंकि बेटा इससे रिलेटेड कई कंपाउंड अभी बनाएंगे। देखो एनिलीन की एक और अभिक्रिया आ जाती है अम्ल से, अपने कोर्स में जो पूछी जाती है। एनिलीन के 2 फॉर्मूले लिए जाएं, 2 फॉर्मूले का मतलब है 2 मोल, और इसकी अभिक्रिया करवाई जाए H2SO4 से। ध्यान देने वाली बात यह, अच्छा बेटा एक चीज जरा देखो, एक एनिलीन एक H+ आयन को ग्रहण करता था। अब इस बार एनिलीन कितने हैं, 2, तो कितने H+ आयन की डिमांड होगी, 2, तो ये दोनों H+ आयन की डिमांड हो जाएगी। दोनों H+ आयन इससे जुड़ेंगे तो देखो बनेगा क्या, 2 मोल C6H5NH3, या ये 2 मोल यहां ना लिखकर कहां लिख लिया जाए, पीछे। और क्योंकि 2 प्रोटॉनों को ग्रहण करेगा, डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और लास्ट में बेटा लिख दिया जाएगा SO4 डबल नेगेटिव चार्ज। जानते हो इसका नाम तो एनिलीनियम ही है, और इस लास्ट वाले का नाम है सल्फेट। तो मैं नाम लिख दूं एनिलीनियम, और बेटा SO4 का नाम लिख देते हैं सल्फेट। तो एनिलीनियम सल्फेट। एक बेटा और अभिक्रिया इसी बेसिस पर देखेंगे, हो सकता है आपको देखने पर अभिक्रिया खतरनाक लगने लगे, लेकिन अभिक्रिया को तैयार रखिएगा। C6H5NH2, आप सिंगल बॉन्ड यहां भी लगा सकते थे, नहीं भी लगा सकते थे, मैंने इस बार यूज कर लिया है, कहोगे तो हटा भी देंगे। एनिलीन का सूत्र है, लोन पेयर बना लीजिए, और इस बार इसकी एक विशेष प्रकार के एसिड से अभिक्रिया करवानी है। कहोगे कौन सा एसिड है बेटा, इसको अगर नाम याद करोगे, पुराना नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एक चैप्टर था, इस चैप्टर में हमने इस कंपोनेंट को, इस कंपाउंड को पढ़ रखा था। जानते हो इस कंपाउंड का नाम क्या है यार, यहां लिख लें क्या, बगल में, ज्यादा नीचे जगह नहीं जाएगी। पिक्रिक एसिड। अच्छा, पिक्रिक एसिड से अभिक्रिया करवाई जाए। अच्छा, पिक्रिक एसिड है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। घबराना नहीं। अच्छा, हर बार एक ही रूल तो था, हाइड्रोजन इसके साथ चिपका देते थे कि नहीं चिपका देते थे। इस बार इसका भी हाइड्रोजन इसके साथ लगा दो, तो लगा लेते हैं भैया, तीर का निशान छोटा कर लिया जाए। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर C6H5NH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहां से निकलकर उसको मिल गया होगा। अब जो भी ग्रुप बचा है उसको लिख लो। हालांकि जो भी ग्रुप बचा है देखने में तो काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन भैया कोई प्रॉब्लम हम लोगों को होनी नहीं चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम आई भी कहां पर, इसका नाम पढ़ने पर। ये निगेटिव चार्ज ध्यान रखना। अभी मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर इस अभिक्रिया में कोई भी समस्या हो
वास्तविक या काल्पनिक रूप से। तो भैया इसको जल्दी से बता दिया जाए। ये वाली बात जान पा रहे हो कि हाइड्रोजन तो हर बार यार इसके पास जा रहा था, इस बार भी हाइड्रोजन चला गया तो NH2 को क्या बना डालेगा, NH3 पॉजिटिव चार्ज, और जो इसके बाद लिखते थे वहां लिख दिया। भाई इसके बाद क्या बचा, सल्फ्यूरिक अम्ल का SO4 बचा था, यहां लिख दिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का Cl- बचा था, यहां लिख दिया। और पिक्रिक अम्ल का बचा हुआ भाग जो था मैंने भी वहां लिख दिया। अब इसका नाम पढ़ते हैं। क्या इस भाग का नाम जानते हो क्या है? एनिलीनियम। अब इस लास्ट वाले भाग का नाम देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल का SO4 लिखा था ना, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन अगर हट जाए तो हम उसको सल्फेट कहते हैं। फॉस्फोरिक अम्ल से अगर H हट जाए तो फॉस्फेट कहते हैं। कार्बोनिक अम्ल से H हट जाए तो कार्बोनेट बोलते हैं, और एसिटिक अम्ल से H हट जाए तो एसीटेट बोलते हैं। और उसी प्रकार अगर पिक्रिक अम्ल से H हट जाए तो पिक्रेट बोलते हैं। तो जगह यहां नीचे है, यहां लिख लेते हैं। किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल से या किसी भी ऑक्सीजन युक्त अम्ल से अगर आप H को रिमूव कर देते हो, हटा देते हो, तो यौगिक के नाम के लास्ट में एट लगता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल से था और H हटा दिए तुमने तो बचा हुआ भाग क्या कहलाया, सल्फेट। देखो नाम के लास्ट में एट लगा दिया। पिक्रिक अम्ल से भी H हटाया तो नाम के लास्ट में पिक्रेट लगा दिया। जैसे सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फेट में चेंज किया, पिक्रिक अम्ल को काहे में चेंज कर दिया, पिक्रेट में। तो अम्ल से अगर अभिक्रिया की बात आती है तो भैया ये अभिक्रियाएं तो बिल्कुल ही मस्ट है कि आप लिख करके आओ और इनको नोट कर लो। बाकी के जो रासायनिक गुण होंगे वो होंगे हमारी अगली क्लास पर फिर।